अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी इस गाड़ी को 2021 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनिशियली इस गाड़ी के पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और RS। इन तीनों ही गाड़ियों में इंजन 1.5 टर्बो चार्ज आता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क है। RS टर्बो का इंजन का बोर बड़ा है और ट्रांसमिशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसकी हॉर्स पावर कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा है। खैर, ये गाड़ी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है और इसकी जो बुकिंग डेट है वो अब 2023 में चली गई है। अगर आप ये गाड़ी 2022 मार्च में बुक करेंगे तो ये गाड़ी आपको फरवरी मार्च 2023 में मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्करेजिंग फैक्टर है। खैर, अगर बात की जाए प्राइस की तो इसका जो बेसिक वेरिएंट है उसकी प्राइस 5120 है, इस गाड़ी की प्राइस 5420 है और इसका जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन है उसकी प्राइस 6170 है। तो ये गाड़ी बेसिकली 52 से 62 के बीच में है और मेरे ख्याल से ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से वर्थ इट है, क्योंकि जो RS टर्बो है उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि उसके प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। उसमें इवन रिम भी 17 इंचज़ के आते हैं। ये गाड़ी भी ठीक है, नॉट बैड। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है और अगर आपको इसका सिविक का नहीं पता तो आपको शायद देख के अकॉर्ड भी लगे साइज़ के लिहाज से। खैर, ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स से काफ़ी बड़ी है और मेरे ख्याल से ये अब एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी का ओरियल वेरिएंट है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कार लैक करती है एज़ कम्पेयर टू सिविक RS। अगर बॉडी साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी मैसिव है। इसका नोज़ काफ़ी लंबा है, बोनेट्स का काफ़ी ह्यूज है, बम्पर्स के काफ़ी बड़े हैं और बॉडी साइज़ के लिहाज से अगर आपको ना आइडिया हो कि ये सिविक है तो आप इसको अकॉर्ड से भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। खैर, ये इस गाड़ी का क्योंकि ओरियल वेरिएंट है तो इसमें जो हेडलाइट्स हैं इसमें ये प्रोजेक्टर LED लैंप दिया गया है, जिसमें हेलोजन बल्ब है। इंडिकेटर्स गाड़ी के हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है और बीम के लिए भी इसमें हेलोजन लैंप दिया गया है। बाकी इसमें DRL आती हैं जो कि काफ़ी मैसिव हैं और स्लीक सी हैं। ऐसी ही DRL टर्बो के अंदर भी आती हैं, लेकिन टर्बो RS के अंदर जो हेडलाइट्स हैं वो LED वाली आती हैं। इसमें ओरियल और RS में फॉग लैंप्स कमर्शियल स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन जो इसका बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है उसमें फॉग लैंप भी नहीं आते। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफ़ी मददगार है। इस तरह से कि इसमें काफ़ी शार्प कटर लाइन्स दी गई हैं, कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। फेंडर्स के अंदर, डोर्स के अंदर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स दी गई हैं। इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी काफ़ी कर्व्स के साथ हैं और उसके अलावा इसमें और RS में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि RS के अंदर साइड मिरर जो हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं, ग्लॉस ब्लैक में। इसमें बॉडी कलर में है, डोर हैंडल भी इसके बॉडी कलर में है, जबकि RS में ये अगेन ब्लैक कलर के आते हैं। इसकी जो ये विंडोज़ का फ्रेम है ये क्रोम में है, RS में ये ब्लैक आउट है पूरा, उसको स्पोर्टिव लुक देने के लिए। और इसमें जो शार्क प्रिंटिंग ना आता है ये भी बॉडी कलर में है, जबकि अगेन RS में ये ब्लैक कलर का आता है। बाकी इस गाड़ी का ओरियल वेरिएंट है तो इसमें सनरूफ दी गई है। इसका एक बिल्कुल बेसिक वेरिएंट भी आता है, उसमें सनरूफ नहीं आती। ये इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में अच्छी है। इसके अंदर रिम्स जो हैं ये 16 इंचज़ के आते हैं, जबकि RS के अंदर रिम्स 17 इंचज़ के आते हैं। और उसके अलावा इसके डोर्स के अंदर सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है। साइड मिरर इस गाड़ी के फ़िलहाल फोल्ड हुए हैं, अगर मैं इस गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन भी होंगे। साइड मिरर इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनमें इंडिकेटर भी आते हैं और ये डुअल टोन में हैं, ब्लैक और बॉडी कलर के। डोर लॉक करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट हाथ इंसर्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे। लॉक करने के लिए ऊपर यहाँ पे 3 लाइन्स दी गई हैं, इन पर टैप करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी लाइक दिस। आपके पास जिस की होनी चाहिए तो आप इस गाड़ी को की यूज़ के बगैर भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें ये स्मार्ट एंट्री वाला सिस्टम भी आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये सिविक की 11th जनरेशन का रेयर लुक है, जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में काफ़ी मैसिव है। इसकी टेल लाइट्स काफ़ी बड़ी हैं और ये गाड़ी आपको एक काफ़ी बल्कि सी लुक देती है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, इनके अंदर काफ़ी शार्प ये LED लाइट दी गई है जो कि पूरी टेल लाइट के अंदर कंटिन्यू करती है L शेप में। और उसके अलावा इसका रिवर्स और इंडिकेटर दोनों हेलोजन में हैं। ब्रेक के लिए इसमें ये 2 नीचे लाइन्स दी गई हैं जो कि चलते हुए इस गाड़ी की टेल लाइट को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। बाकी इस गाड़ी का ट्रंक जो है ये भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये कट लाइन दी गई है इसके अंदर जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। RS टर्बो के अंदर यहाँ पे एक लिफ्ट स्पॉइलर भी आता है। ये कार वर्थ इट है अपने पैसों के। बाकी इसके बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बम्पर इस गाड़ी का सिंपल सा है, इसमें नीचे की डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दिया गया है और इसमें एग्जॉस्ट चिप सिर्फ एक ही आती है। जो इसका RS वर्जन है उसके अंदर एग्जॉस्ट चिप डुअल आती है। बैक पे इस पर एक बैकअप कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको रिवर्स करने में हेल्प करेगा। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। ये गाड़ी क्योंकि साइज़ में पुरानी सिविक से थोड़ी लंबी है तो इसका ट्रंक कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली पिछली कार से ज़्यादा लंबी है। ये गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक है,
बाकी इस गाड़ी के नीचे दी गई लिड को उठा के आप इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी का 16 इंचेस का आता है और इसका साइज़ जो है वो है 215, 55 और 16। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी आती है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। इवन इसके ट्रंक के जो रॉड्स हैं ये भी कवर किए गए हैं, लेकिन इसके रेयर बेंचेस फिक्स्ड हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। अगर फोल्डेबल होते तो आप उनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते थे, बट ऐसा नहीं है। एलेंट्रा और ग्रैंडी दोनों में ये फीचर आता है। इसमें नंबर प्लेट की लाइट भी वाइट कलर की दी गई है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिविक ओरियल 2022 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि मेरी ओपिनियन में अब इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसका डैशबोर्ड काफ़ी मज़ेदार है, इंटीरियर की लुक्स भी मेरे ख्याल से इसकी अच्छी हैं। इसमें 2 कलर टोन ऑफर होती हैं। ये क्योंकि इस गाड़ी का ओरियल वर्जन है तो इसमें इंटीरियर वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है, जबकि इस गाड़ी का जो RS टर्बो वर्जन होता है उसका इंटीरियर फुल ब्लैक में आता है। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वाइट और ब्लैक का। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। इसमें वॉल्यूम के लिए ये बटन दिया गया है और नीचे एक डायल दिया गया है, जिससे आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से लाइक दिस। और इसका MRI डिस्प्ले भी ये पूरी स्क्रीन है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर, और उसके अलावा इसमें राइट पे ये क्रूज कंट्रोल दिया गया है। सिविक में क्रूज कंट्रोल भी आता है, लेकिन ये एडॉप्टिव नहीं है। RS टर्बो के अंदर जो क्रूज आता है वो एडॉप्टिव होता है, यानी कि वो गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा भी करता है अगली कार्स के लिहाज से, लेकिन इसमें ये स्टैंडर्ड है, आपको स्पीड को खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें जो RS वर्जन आता है उसमें स्टीयरिंग लेदर में आता है और उसके अंदर स्टिचिंग दी गई होती हैं। इसमें यह बेसिक सा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है, इस तरह से कि इसमें ये जो मेन डायल दिया गया है स्पीडोमीटर, ये एनालॉग है, और लेफ्ट पे जो डायल दिया गया है ये स्क्रीन है बेसिकली। यहाँ पे आपको RPM शो होता है इस गाड़ी का, और उसके अलावा आपको इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें शो होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मेंटेनेंस का ड्यूरेशन, आपको ऑयल कब चेंज होना है वो यहाँ पे शो होता है। ऑन करने पे ये गेज स्वीप का इफेक्ट देता है, और उसके अलावा इसके मीटर की हाउसिंग भी अच्छी है। अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली लेदर की फिनिश में है। ऊपर वाला ये काफ़ी बड़ा सा एरिया दिया गया है जो कि सॉफ्ट टच मटेरियल में है। नीचे इसके ये एयरवेंट्स दिए गए हैं जिनका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसके ऊपर एक ये ग्रिल दी गई है जो कि इनको डैशबोर्ड के अंदर ही ब्लेंड कर देती है, तो आपको प्रॉपर एयरवेंट्स नज़र नहीं आ रहे, ये जैसे ग्रिल दी गई है। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इसमें ये नॉब्स दिए गए हैं। इसी तरह ड्राइवर के राइट पे भी ऐसा ही एयरवेंट दिया गया है, और इसमें अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी है। इस तरह से कि इस एयरवेंट के नीचे जो ओपन क्लोज करने का डायल है ये भी प्रॉपर लेदर की फिनिश में है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल होंडा। रिबाउंड के बाद ये गाड़ी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी हाई है। डैशबोर्ड के सेंटर में ये एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 9 इंचेस का, जो कि काफ़ी मैसिव है और ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। सिविक में ये पहली बार इस तरह का आया है। ये पैनल एंड्रॉयड है, आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह। खैर, ये एंड्रॉयड पैनल है, इसमें मैप्स भी आते हैं, और उसके अलावा इसमें USB लग जाती है, ऑक्स आती है इसमें, यहाँ से आप कार्ड डाल सकते हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ से म्यूजिक चला सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एरिया दिया गया है जहाँ पर आप हाथ रख के इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके नीचे एयरमेट्स दिए गए हैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ। इनका डिज़ाइन काफ़ी मज़ेदार है मेरे ख्याल में, हेडलाइट का बटन, और उसके अलावा नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी की अट्रैक्शन है, इस तरह से कि ये डुअल जोन है। सिविक में पहली बार क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन दिया गया है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ड्राइवर का टेम्परेचर 24 पे है और पैसेंजर का 21 पे। अगर मैं सिंक ऑन कर दूंगा तो ये दोनों के सेम हो जाएंगे। सिंक ऑफ करूंगा तो ड्राइवर अगर AC ज़्यादा करना चाहता है तो AC ज़्यादा कर लेगा, पैसेंजर के पास हवा नॉर्मली आएगी। सिंक करेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। बाकी इसके डायल जो हैं ये लेटेस्ट स्विफ्ट जैसे हैं। स्विफ्ट में भी कुछ इसी तरह के डायल्स आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए सेंटर में डायल दिया गया है, और इसकी फील भी मज़ेदार है, और इसमें यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है बीच में। बाकी इसमें ये मैक्सिमम ऑप्शन दिया गया है, गाड़ी टेम्परेचर फुल लो करके गाड़ी को मैक्सिमम ठंडा करती है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे USB इनपुट दिया गया है और चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। उसके साथ नीचे यहाँ पे काफ़ी बड़ी साइज ड्रॉट दी गई है, लेकिन ये ब्लैंक है, इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर इस गाड़ी का सिविक एक्स जैसा ही है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, और लोड में अगर आपने कहीं चढ़ाई पर चढ़ानी है तो आप इसको L में रखेंगे। सिविक में ओरियल के अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। इस गाड़ी का जो RS टर्बो वर्जन होता है उसमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए होते हैं। इस गाड़ी में होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए। और उसके अलावा साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर छोटा है एक बड़ा है, और उसके अलावा इसकी जो फिनिश है ये भी टेक्सचर्ड है, तो यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं आएंगे। यहाँ पे इसका इको मोड दिया गया है, इसमें कोई ड्राइव मोड सेलेक्टर नहीं दिया गया। RS टर्बो के अंदर ड्राइव मोड सेलेक्टर भी आता है।
इसमें ड्राइविंग मोड सिर्फ 2 ही आते हैं, इकोन ऑन और इकोन ऑफ। इसके अलावा कोई इसमें ड्राइविंग मोड नहीं दिया गया। पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है और ब्रेक होल्ड दिया गया है। गियर लेवर से पीछे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और इसकी स्टिचिंग्स व्हाइट कलर की हैं। RS टर्बो के अंदर ये रेड कलर की आती होती हैं, बाकी ये कंसोल बिल्कुल सेम ही है। सेंटर में इसमें एक ट्रे दी गई है जहाँ पर आप अपनी कीज वगैरह रख सकते हैं और इसके नीचे ये इसका सेंटर कंसोल मेन, जो कि कंपैरेटिवली सिविक एक्स से तो छोटा है, लेकिन ये सफिशिएंट है अच्छे खासे सामान के लिए। अगर बात की जाए सीट्स की, तो सिविक ओरियल में जो सीट्स आती हैं ये वाइट कलर में है और लेदर की फिनिश में है, जबकि इस गाड़ी के RS टर्बो वर्जन के अंदर सीट्स ब्लैक कलर की आती हैं रेड कलर की स्टिचिंग के साथ। इस गाड़ी में ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर होता है, जो कि आप 30,000 एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हैं और इसमें कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई। सिविक RS टर्बो के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है फुटवेल में, डोर्स के अंदर। सिविक पहली ऐसी कार है जिसमें इस कैटेगरी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसमें वो नहीं है, इसमें जैसे ये ग्लॉस ब्लैक के पैनल्स दिए गए हैं। ओरियल में ग्लॉस ब्लैक पैनल सिर्फ फ्रंट डोर में आते हैं, बैक डोर में जो पैनल हैं ये प्लास्टिक के हैं। आई डोंट नो व्हाई होंडा ने यहाँ पे चीप आउट क्यों किया है, बट स्टिल ये फैक्ट है। डोर लॉकर एंड लॉकर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं और स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर गियर सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी दोनों विंडोज नॉर्मल हैं। आप फ्रंट दोनों विंडोज को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे विंडोज लॉकर एंड लॉकर दिया गया है, डोर लॉकर एंड लॉकर और साइड मिरर लॉकर एंड लॉकर। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है। आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं और उसके अलावा ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ भी ओपन और क्लोज होते हैं, लेकिन ये ओपन और क्लोज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। ट्रंक रिलीफ भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है डोर में। नीचे इसमें यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, 2 ब्लैंक स्विचेस हैं और इसकी हेडलाइट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप इसकी हेडलाइट की हाइट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा इसमें पुश स्टार्ट भी आता है, जिसकी लोकेशन थोड़ी वियर्ड सी है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में सिंपल से हैं, इनमें की ऑटो का फीचर नहीं आता, आप इनको जस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें फॉग का कंट्रोल भी हेडलाइट के स्टॉक के ऊपर दिया हुआ है। लेफ्ट भी इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट पे आता है और ये रेन सेंसिंग नहीं है। RS टर्बो के अंदर विंडशील्ड वॉशर भी रेन सेंसिंग आता है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों के लिए ही नहीं आती। सेंटर में इसके एक सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसके सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके सनरूफ को आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसकी सनरूफ की ओपनिंग भी मेरी ओपिनियन में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। ये मून रूफ नहीं है, सन रूफ है, तो ये थोड़ी छोटी होती है। और उसके अलावा इसके सेंटर में यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं। केबल लाइट्स भी इसकी LED में आती हैं, जो कि इसके गियर पैनल और स्टीयरिंग के ऊपर एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती हैं रात के अंदर। बाकी रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में सिंपल सा है, इलेक्ट्रोक्रोमेटिक नहीं है और उसके ऊपर ये एक प्रिंटेड एंटीना दिया गया है। और इस गाड़ी में कोई ऊपर यहाँ पे टिंटेड वाला एरिया नहीं है। सिविक में यूजुअली ये वाला एरिया टिंट आता होता है, टर्बो में या टॉप फ्लाइन वर्जन में इसमें नहीं दिया गया। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। पैडल इस गाड़ी में प्लास्टिक के आते हैं, जो कि RS टर्बो के अंदर ये एल्यूमिनियम की फिनिश में आते हैं। सीट्स इस गाड़ी की 2 वे एडजस्टेबल हैं, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी हाइड्रोलिक की हेल्प से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू सिविक एक्स। ये गाड़ी सिविक एक्स से थोड़ी लंबी भी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है और नीचे भी है, जिसकी वजह से एक तो इसकी ड्राइविंग भी बेहतर है और इसकी कैबिन स्पेस भी कंपैरेटिवली बेहतर है पिछली सिविक से। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है, इवन पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम का भी मेरे पास कोई खास इशू नहीं है, मेरे से लंबा बंदा कोई यहाँ बैठेगा तो शायद उसको हेडरूम का थोड़ा इशू हो। इसकी रूफ स्लोपिंग है बैक से। बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें हम दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ा सा इशू होगा। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते। होने चाहिए थे मेरे ख्याल में। ग्रैंडी में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं लेकिन एयरवेंट्स नहीं आते। सिविक में एयरवेंट्स आते हैं लेकिन चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, तो इस लिहाज से सिटी बेहतर है। सिटी में चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं और एयरवेंट्स भी आते हैं। इसमें एयरवेंट्स आते हैं लेकिन चार्जिंग आउटलेट नहीं दिए गए होते तो अच्छी बात थी। खैर, बैक पे यहाँ पे इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 पैसेंजर्स के लिए। इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे सेंटर को खोल दिया गया है, जिसको खोल के आप इसमें 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और उसके अलावा इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैक पे यहाँ पे ऊपर एक कैमरा लाइट आती है जो कि LED में है और उसके अलावा इसमें यहाँ पे कोई एयरबैग्स नहीं आते। एयरबैग के स्लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये ब्लैंक हैं। ऊपर हैंड रेस्ट इस गाड़ी में दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं। डोर पैनल्स गाड़ी के फ्रंट डोर पैनल्स की तरह ही हैं कलर्स के लिहाज से, लेकिन इसमें जो ये पैनल है बैक वाला ये चीप प्लास्टिक है। फ्रंट पे ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है, बैक पे ये चीप प्लास्टिक दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई होंडा ने यहाँ पे चीप आउट किया है। टर्बो RS में ये सेम आते हैं फ्रंट और बैक पे, इसमें ये प्लास्टिक के हैं। ये गाड़ी जो एक चीज़ लैक करती है वो ये है कि इसमें जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ नहीं है, ये फोल्ड नहीं होती। ग्रैंडी में ये फोल्डेबल हैं, एलेंट्रा में भी,
तो उनकी सीट्स को अफोर्ड करके उस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी विंडोज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ये फ्री रोल डाउन नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। अगर आप इसको रोल डाउन करेंगे तो ये यहाँ आके रुक जाती हैं। इसकी बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक की 11 जनरेशन में एक ही इंजन साइज़ ऑफर किया गया है, 1500 सीसी टर्बोचार्ज। इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, तीनों ही वेरिएंट्स में इंजन 1.5 टर्बो आता है, लेकिन अगर आप RS लेते हैं तो आपको फीचर के साथ साथ पावर भी ज़्यादा मिलती है। ये गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है सिर्फ, जो कि कंपैरेटिवली इवन सिविक एक्स से भी कम है। सिविक एक्स में जो 1800 सीसी इंजन आता था वो भी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। तो इनिशियली पिक के अंदर सिविक एक्स इसको गैप दे जाएगी, लेकिन क्योंकि इसका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, तो ये शायद लॉन्ग रन में निकल जाए उससे। इसका टॉर्क 180 है, जबकि सिविक एक्स का 170 था, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से शायद ये गाड़ी लॉन्ग रन में इसको गैप दे जाए, लेकिन इनिशियली सिविक 1.8 भी इसको गैप दे जाएगी। बाकी इस गाड़ी का जो 1.5 टर्बो RS वर्जन है, उसके अंदर जो इंजन आता है वो 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। इन दोनों कार्स में इंजन सेम है, लेकिन इनके बोर और ट्रांसमिशन का फ़र्क है, जिसकी वजह से वो कार ज़्यादा पावर निकालती है। इंजन उस गाड़ी में सेम यही है। इसके ऊपर सिविक एक्स में अर्थ ड्रीम्स का ब्लैक आता था, आई डोंट नो वो क्यों निकाल दिया गया है। यहाँ पे अर्थ ड्रीम लिखा होता था उस गाड़ी के अंदर, इसमें नहीं लिखा हुआ। बाकी इंजन इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है ये सिर्फ 1500, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि इसमें टर्बोचार्जर भी लगा हुआ है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और उसके अलावा इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंप्लीट स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी बोनट के अंदर इसके ये इंसुलेशन दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि नॉइज़ और हीट दोनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। लेकिन मेरे ख्याल से फिटिंग्स पे थोड़ा गौर किया जा सकता था। ये गाड़ी काफ़ी हद तक सी थ्रू है। अभी इसके फेंडर और हेडलाइट के बीच में जो गैप है, उससे आप आर पार देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बोनट बंद हो तो आपको ये बॉटल भी बाहर से खड़े हुए नज़र आती है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो कि होंडा कवर कर सकता था, बट होंडा ने नहीं की। अगर आप इवन इसके फेंडर्स देख लें तो ये भी बोनट से सीधा आपके टायर की शील्ड यहाँ से विजिबल है। इसकी बात अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंचेस का BG Luxor Plus का टायर आता है, जो कि बेसिकली जनरल का ही टायर है। और मेरे ख्याल से आपको ये टायर लेके चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई खास ग्रिप नहीं होती और ना ही इसकी ड्राइव भी बहुत स्मूथ होती है। ये हार्श से होता है और आपकी ड्राइविंग का प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। आप इसमें कुछ टायर लगा लेंगे तो इसकी ड्राइव काफ़ी बेहतर हो जाएगी। खैर, रिम भी इस गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं। ये इस गाड़ी का 16 इंचेस का रिम है। इसमें जो RS टर्बो वर्जन आता है उसमें रिम 17 इंचेस का होता है। वो फुली ब्लैकड आउट रिम है और मेरे ख्याल से वो भी देखने में अच्छा लगता है। खैर, इसमें 16 इंचेस का रिम दिया गया है और ये भी आई गेस नॉट बैड। ये ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है और सिविक में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे होंडा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। इसमें रिमोट स्टार्टर वाला ऑप्शन नहीं है। RS टर्बो के अंदर रिमोट स्टार्टर भी आता है, जिसको आप रिमोट से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जस्ट ट्रंक लॉक हो सकती है यहाँ से। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। इसकी टेस्ट ड्राइव करने का मकसद ये है कि जब ये कार लॉन्च हुई है तो इसमें मतलब स्पेक्स जो आई थी वो ये थी कि इसमें 1.5 टर्बो इंजन आएगा तीनों वेरिएंट्स में। तो आई वाज हैप्पी कि अब सिविक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कार होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार जब लॉन्च की गई तो आइडिया हुआ कि जो सिविक के 2 छोटे वेरिएंट्स हैं, इनमें इंजन की हॉर्स पावर 127 है, जबकि RS टर्बो की हॉर्स पावर 173 है। तो मैं शॉक था कि इसमें इतनी कम हॉर्स पावर क्यों है। तो बेसिकली ये इंजन आई गेस डी-ट्यून किया गया है और इसमें ट्रांसमिशन यूज़ की गई है, ये सिंपल CVT है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू RS या इवन पिछली सिविक 1.8 से भी थोड़ी सी कम है। तो खैर, आज मैं इसको ड्राइव करने वाला हूँ एंड वील फिगर आउट कि इसमें कितना फ़र्क है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग की, तो इसमें कोई खास फ़र्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिविक। ये 1.8 जैसी ड्राइव है इसकी भी, मतलब उसी तरह ही है। ये गाड़ी थोड़ी सस्पेंशन के लिहाज से मुझे हार्ड लगी है, लेकिन अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ में ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा खुली है और लंबी भी है। तो आपको ये ड्राइव करते हुए ही आइडिया हो जाता है। इस गाड़ी का नोज़ भी काफ़ी लंबा है, बोनट इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा सारा है, लेकिन इस गाड़ी की ओवरऑल फील जो है ये पिछली किसी भी सिविक जैसी ही है। उसके अलावा अगर बात की जाए इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये इस गाड़ी में मुझे काफ़ी पसंद आई है। मेरे पास अपनी रिबॉन है और उस लिहाज से आई गेस रिबॉन के बाद ये एक ऐसी गाड़ी है जिस पे क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया गया है। इस गाड़ी में जो इंजन आता है ये 127 हॉर्स पावर है, जो कि आई गेस पिछली 1.8 से स्लो है। ऑब्वियसली इसका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लॉन्ग रन में ये गाड़ी शायद उससे आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर इनिशियल पिक की बात करें तो शायद 1.8 को गैप दे जाए। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के खड्डों पे रिस्पांस की, तो रिस्पांस मेरे ख्याल से
पहले सिविक जैसा ही है, ये गाड़ी कंपैरेटिवली ग्रैंडी से थोड़ी हार्ड है। क्योंकि ये कार नहीं है तो इसमें एक वाव फैक्टर भी बहुत है, लोग इसको आस पास काफ़ी रुक के देखते हैं। इवन ये सिविक आ रही है मेरे पीछे, ये भी काफ़ी देर से इसको चेज़ कर रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल, अच्छा इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कार लैक करती है, जो कि मेरे ख्याल में तो एक अच्छी बात थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक सीट्स हो गई, चेयर बैग्स हो गए, इसमें सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, इवन RS में भी। और उसके अलावा इसकी सीट्स हीटेड हो सकती थी, जो कि अगेन नहीं है, और ना ही इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती तो भी मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी ठीक है। रिबॉन के बाद इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है क्वालिटी पे, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है जो कि थोड़ी बहुत नॉइज़ आती हैं इंटीरियर की, वो हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कार थोड़ी हार्ड है। अब ये ज़रा सा बम्प गुजरा है, इस पर भी इस गाड़ी में काफ़ी जर्क दिया है। बाकी अगर एवरेज की बात की जाए तो होंडा क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 14 से 15 तक ही दे सकती है। लॉन्ग पर गाड़ी 17 तक भी जा सकती है, जो कि टाइम के साथ ही पता लगेगा जब ये कार ज़रा ऑन रोड आना शुरू होगी। बाकी आपको इस गाड़ी की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये कार ऑब्वियसली सिविक है और सिविक पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से आ रही है, तो उसके पार्ट्स वगैरह आपको इजीली अवेलेबल होंगे। बाकी इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि पहले सिविक में नहीं आती थी और अब इसमें दे दी गई हैं, जैसे कि इसका मीटर स्क्रीन वाला है, और उसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन आता है। इंजन इसमें टर्बो चार्ज है, लेकिन आएगा उसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी को इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती नहीं है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप R18 वाली कार्स के साथ इसकी रेस ना कीजिएगा, शायद आप डिसअपॉइंट हों। बाकी इसकी लुक्स के लिहाज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। इसका बैक कंपैरेटिवली फ्रंट से भी ज़्यादा एग्रेसिव है। ओवरऑल ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी अगर बात की जाए इसकी प्राइस रेंज की, तो ये गाड़ी 51 से शुरू होकर तकरीबन 62 तक जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन RS टर्बो अपनी प्राइस को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के केबिन स्पेस की, तो केबिन स्पेस की अच्छी है। ये गाड़ी पिछली सिविक से लंबी भी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है, खुली भी ज़्यादा है, तो इसकी केबिन स्पेस का भी कोई इशू नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के RS से डिफरेंसेस की, तो RS के मुकाबले में इस गाड़ी में जो कुछ चीज़ें नहीं हैं वो ये हैं कि इसमें एक तो स्टीयरिंग प्लास्टिक का आता है, उसमें लेदर स्टिच आता है, और उसके अलावा इसमें इंटीरियर की कलर टोन ऑफर होती है, लेकिन एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हैं 30,000 ब्लैक वाली। सिविक में RS के अंदर ब्लैक कलर का ही इंटीरियर आता है। उसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। मैंने इन दोनों गाड़ी को डिटेल रिव्यू किए हुए हैं, तो आप ऊपर आई कार्ड्स में देख सकते हैं। बाकी इसके डैशबोर्ड की लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है, ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, स्पेशली इसके फैंस का डिज़ाइन, ये मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है। और उसके अलावा इसकी स्क्रीन भी लेटेस्ट कार्स की तरह ही है, मोस्टली फ्लोटिंग डिज़ाइन में है और ये ऊपर निकली भी है। अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल पिक की, तो मेरे ख्याल से ये पिछली सिविक से कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। बाकी इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। केबिन स्पेस गाड़ी की ऑप्टिमम है, AC की परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऑब्वियसली ये सिविक है तो आप इससे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई नॉइज़ वगैरह नहीं है, जो कि ऑब्वियसली एक नई कार है तो इसमें होगी भी नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकती थी। बाकी अगर बात करें इसकी पिक की, तो पिक के लिहाज से आई गेस R18 इंजन का थ्रस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा था, और अगर आप RS टर्बो लेते हैं तो वो गाड़ी भी वर्थ इट है, और उसमें पावर कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी स्पेशल थैंक्स टू होंडा डाउनटाउन मोटर्स, जिन्होंने कार मुझे प्रोवाइड की और ये रिव्यू पॉसिबल बनाया। यह था आज का रिव्यू सिविक ओरियल 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।